नेक्स्ट थ्योरी करेंगे जो है ऑकबर्न की कल्चरल लैग थ्योरी। कि ऑकबर्न ने कल्चरल लैग थ्योरी में क्या कहा है। ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। तो सोशल का मीनिंग तो सबको पता है कि सोसाइटी से रेलिवेंट है या हमारे सामाजिक जितने भी पक्ष है। लैग मीन्स क्या होता है कि जो भी कोई चीज पीछे छूट जाती है या जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जो चेंज नहीं हो पाती है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, उसे लैग थिंग्स बोलते हैं कि लैग वर्ड। तो कल्चरल लैग क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है कि सोसाइटी के सारे रीति रिवाज है, रहने का तरीका, खान पान, चाहे हमारी भौतिक अभौतिक सारी की सारी चीजें संस्कृति की, उनमें से जो चीज पीछे रह जाती है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट सोशल चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती है, उसे कल्चरल लैग कहा जाता है। तो ऑकबर्न ने इस कल्चरल लैग की थ्योरी के इंट्रोडक्शन में हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को दो भागों में डिवाइड किया है। एक होते हैं मैटेरियल कल्चर जिसको बोलते हैं, और एक होती है नॉन मैटेरियल कल्चर। कि मैटरलिस्टिक सोसाइटी जो है वो मैटेरियल कल्चर में आती है और नॉन मैटरलिस्टिक सोसाइटी नॉन कल्चर में आती है। कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति या मेटलिस्टिक कल्चर कौन सा होता है, सारी की सारी हमारी सुख सुविधाओं की भौतिक जो चीजें हैं जिनकी लालसा व्यक्ति रखता है। जैसे कि हम फैन का एग्जांपल ले, फैन का इन्वेंशन हुआ, फिर कूलर का, फिर उससे एसी का, कि फैन एक भौतिक वस्तु है। तो इसी तरह की सारी भौतिक सुख सुविधाएं की चीजें ऑकबर्न कहते हैं कि बड़ा फास्टली चेंज होती है। और ये सारी की सारी भौतिक चीजों को ऑकबर्न ने मैटेरियल कल्चर या भौतिक संस्कृति का नाम दिया है और कहा है कि ये भौतिक संस्कृति बड़ा स्पीडली चेंज होती है और इसमें परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। और दूसरी जो संस्कृति ऑकबर्न ने बताई है नॉन मैटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति, वो संस्कृति है हमारी अध्यात्म से संबंधित। जैसे कि नई भौतिक वस्तु, फर्नीचर, कपड़ा, किसी भी चीज को ले, मकान का स्ट्रक्चर ले, सारी ये भौतिक चीजें हैं, उनमें बदलाव बहुत जल्दी दिखाई देता है। जबकि अभौतिक चीजें अध्यात्म और धर्म के जो हमारी भावनाएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन जल्दी नहीं दिखता है। तो जिन भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन धीरे धीरे होता है उसको अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत ऑकबर्न ने वर्णित किया है। और ऑकबर्न ने यही कहा है कि के कंपैरिजन अभौतिक, अमन who joined the class with Aman Kumar? कि भौतिक संस्कृति के कंपैरिजन अभौतिक संस्कृति जो होती है उसमें परिवर्तन बड़ा स्लो होता है और उसी स्लो चेंजेस को की वजह से अभौतिक संस्कृति पिछड़ी रह जाती है। इसी पिछड़ेपन को ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक लैग कहा है। कि कल्चरल लैग यही है कि भौतिक संस्कृति बड़ा स्पीडली चेंजेस होती है, भौतिक संस्कृति के चेंजेस के कंपैरिजन में अभौतिक संस्कृति जो है हमारे अध्यात्म, मूल्य, धर्म, भाषा, हमारे रीति रिवाज, ये सारी चीजें थोड़ा कम स्पीडली चेंज होते हैं। पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव होता है और फिर वो भौतिक संस्कृति का बदलाव अभौतिक संस्कृति को प्रभावित करता है, तब अभौतिक संस्कृति में बदलाव देखने को मिलता है। तो अभौतिक संस्कृति में बदलाव में वो भौतिक संस्कृति के कंपैरिजन पिछड़ जाती है और इसे ही सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहा जाता है ऑकबर्न के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट ये सांस्कृतिक विलंबना की परिभाषा ये भी एज इट इज
सांस्कृतिक विलंबना भी वही है कि दो चीजों में जब कंपैरिजन किया जाए तो एक चीज दूसरी चीज से जल्दी परिवर्तित हो जाती है और उसका परिवर्तन ही दूसरी चीज को परिवर्तन करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे हमारी भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों संबंधित है, और भौतिक में जब बदलाव होता है तो अभौतिक संस्कृति को भी बदलना पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो बदलाव बाद में होता है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो बहुत इजी है ऑकबर्न का कल्चरल लैग थ्योरी। लेकिन इस कल्चरल लैग थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? कि ऑकबर्न ने हमारी संस्कृति को दो भागों में डिवाइड किया, भौतिक अभौतिक, मैटरलिस्टिक नॉन मैटरलिस्टिक। लेकिन इस तरह से संस्कृति को दो तरीकों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैटरलिस्टिक चीजें नॉन मैटरलिस्टिक चीजों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि जो नॉन मैटरलिस्टिक चीजें हैं, जो अभौतिक संस्कृति है, वो हमारे समाज का आधार होती है, हमारे समाज का निर्माण उसी आधार पर होता है। दूसरा, भौतिक संस्कृति को अभौतिक संस्कृति से निर्बल दिखाया है ऑकबर्न ने। ऑकबर्न ने ये कहा है ना कि भौतिक संस्कृति बड़ी स्पीडली चेंज होती है और फिर भौतिक में जो परिवर्तन होता है उसी के प्रभाव स्वरूप अभौतिक में परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, विपरीत भी हो सकता है। अभौतिक का परिवर्तन भौतिक को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसको क्रिटिसाइज इन्हीं पॉइंट से कर सकते हैं। या फिर भौतिक संस्कृति के परिवर्तन में कम समय की अवधारणा ऑकबर्न ने दी है और अभौतिक के परिवर्तन में लंबा समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भौतिक परिवर्तनों में भी बहुत लंबा संघर्ष चलता है। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको भौतिक में आती है पूंजीवादी व्यवस्था, लेकिन उसको भी परिवर्तित होने में लंबे संघर्ष की जरूरत है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर श्रमिकों का शासन स्थापित करना है, तो ऑकबर्न को क्रिटिसाइज इन्हीं बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो इसने भौतिक अभौतिक में डिवाइड किया है, ऐसा विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता। फिर अभौतिक को भौतिक से निर्बल बताया है, वो निर्बल नहीं है, बल्कि अभौतिक ज्यादा सबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है उसका। फिर भौतिक अभौतिक को ही प्रभावित नहीं करती परिवर्तन करने में, अभौतिक भी परिवर्तन पहले हो सकते हैं। भौतिक जो कम समय लेती है परिवर्तन में, उसका कभी भी स्थायी स्वरूप नहीं होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का स्वरूप स्थायी होता है। और अभौतिक संस्कृति हमेशा से समाज के विकास में ज्यादा योगदान देती है। जैसे अहिंसा का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, और दूसरा है संघर्ष का। तो संघर्ष भौतिक है, अहिंसा अभौतिक है, तो अभौतिक को हमेशा भौतिक से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऑकबर्न ने ये जो संस्कृति के पिछड़ेपन या कल्चरल लैग की थ्योरी में जो भौतिक अभौतिक को डिवाइड करके ये माना है कि अभौतिक पीछे रह जाती है भौतिक के कंपैरिजन, ऐसा नहीं। ये था कल्चरल लैग थ्योरी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व या संघर्ष का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे थिंकर्स ने दी है। थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब हमारी सोसाइटी में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी जब चेंज होता है सोसाइटी में, तो दो विरोधी तत्व उभर कर आते हैं। एक वो पक्ष होता है जो सोसाइटी में चेंज नहीं करना चाहता, और एक पक्ष वो होता है जो सोसाइटी में चेंज करना चाहता है। और इन दोनों पक्षों के बीच जब संघर्ष होता है, उसे ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का नाम दिया गया है कि इनके बीच संघर्ष में क्या क्या मुद्दे होते हैं, ये संघर्ष का कारण क्या है, इन संघर्ष की प्रक्रिया क्या होती है, और इन संघर्ष का परिणाम क्या निकलता है। यही संघर्ष या थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले है क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्ल मार्क्स ने ये वर्ग संघर्ष की थ्योरी ली थी हीगल से। हीगल ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी सबसे पहले। तो हीगल ने थ्योरी में कहा था कि थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है, और जब उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक सिंथेसिस निकल कर आता है, कि वाद होता है, प्रतिवाद होता है, और जब वाद प्रतिवाद के बीच संघर्ष चलता है तो संवाद निकल कर आता है। कि एक वाद मतलब एक हम है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, प्रतिवाद जो हमसे अपोजिट व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है। जब दोनों के पक्ष स्पष्ट दूसरों के सामने रखे जाएंगे तो संवाद मीन्स कुछ ना कुछ हल निकल कर आएगा।
लेकिन हीगल ने अपनी ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की थ्योरी दी थी आत्मा परमात्माओं को लेके, कि भगवान होता है, हमारे विचार होते हैं, आत्माएं होती हैं और दोनों समाहित हो जाते हैं उस परमात्मा में। लेकिन मार्क्स ने हीगल से ये थ्योरी ली कि क्लास स्ट्रगल की थ्योरी, उसने हीगल की ही थ्योरी को बेस माना है, वाद प्रतिवाद संवाद को ही, लेकिन उसने इसको आत्मा परमात्मा के पहलू में ना मान के उसने इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ग्रहण किया है। कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या किया है उसने, कि सत्य और उसका आधार आत्मा या विश्वात्मा जैसी कोई वास्तविक चीज नहीं होती है, उसका आधार या वास्तविक चीज होती है भौतिक तत्व। कि हीगल ने तो काल्पनिक तत्व माना था उसका एस्पेक्ट संघर्ष का, लेकिन मार्क्स ने संघर्ष का वास्तविक तत्व माना है भौतिक तत्व, क्योंकि मार्क्स ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपने मार्क्सवादी सिद्धांत या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में आर्थिक पहलुओं को। कि मार्क्स मानते हैं कि वास्तविक रूप में जो आर्थिक पहलू होते हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, वही समाज में सबसे बड़ा योगदान अदा करती है। लेकिन हीगल ने अपने इस आत्मा परमात्मा के इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बेसिस पे द्वंद्वात्मक आत्मावाद को कहा था कि उनके बीच द्वंद्व चलता रहता है, जिससे परमात्मा का स्वरूप उभरता है, या उसी द्वंद्वात्मक आत्मावाद से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसीलिए हीगल ने माना था कि राष्ट्र की प्रकृति आध्यात्मिक होती है। लेकिन मार्क्स ने राष्ट्र की प्रकृति आध्यात्मिक ना मान के भौतिकवादी माना है, कि राष्ट्र का संपूर्ण विकास, भौतिकवाद का मतलब है राष्ट्र का संपूर्ण विकास उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। कल भी आई थी थ्योरी, उसमें भी था कि वर्ग दो भागों में विभाजित होते हैं, या राष्ट्र की नींव का काम तो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, उसके बाद उसके नींव के ऊपर ढांचा होता है राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे सारे सांस्कृतिक पहलू। तो वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स सबसे पहले क्या कहते हैं, समाज में हमेशा से ही दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं और रहेंगे। जैसे आदिम काल में भी थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। और उन वर्गों में एक तो शासक वर्ग होता है, शोषित वर्ग, और एक शोषक होता है। कि शोषक को शासक कहा जाता है जो दूसरों का शोषण करता है, और शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जा रहा है। कि हमेशा से समाज में ये दो वर्ग विद्यमान रहेंगे, और ये दो वर्ग जब विद्यमान रहेंगे तो इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा हमेशा। क्योंकि जब किसी का शोषण किया जाएगा तो जिनका शोषण हो रहा है वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, शोषण करने वालों के विरुद्ध कुछ तो करेंगे, कार्यवाही करेंगे, आंदोलन करेंगे, खूनी संघर्ष होगा, कुछ भी। फिर मार्क्स कहता है कि ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से सत्य है। ऐतिहासिक रूप से सत्य निर्धारित करने के लिए कार्ल मार्क्स ने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया था कि ऐतिहासिक रूप में आदिम काल आया, आदिम काल के बाद आया था सामंतवादी काल, सामंतवादी काल के बाद चाहे राजतंत्र का काल मान लो, औद्योगिक तंत्र का काल मान लो, या वर्तमान में पूंजीपतिवाद मान लो। उस पूंजीपतिवाद में भी एक पूंजीपति लोगों का वर्ग है, एक श्रमिकों का भी वर्ग है जो उन पूंजीपतियों के घर काम करते हैं। फिर नेक्स्ट मार्क्स ने कहा है कि इनके बीच जो वर्ग संघर्ष है वो वर्ग संघर्ष है क्रांति की अवधारणा, क्योंकि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का इतना शोषण किया है कि श्रमिक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की घोषणा कर देंगे, सारे के सारे पूंजीपति शासन को समाप्त कर देंगे और एक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद का मतलब है श्रमिकों का शासन। फिर मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अपने विनाश के बीज खुद ही छुपे हुए हैं। खुद ही कैसे छुपे हुए हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा श्रमिक निर्धन हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाता है। जब शोषण सहन करने की या बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाएगी तो वो खुद ही उस पूंजीवादी व्यवस्था का नाश कर देंगे जिसके अधीन वो अब काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्क्स कहता है कि समाज का अंत चाहे समाज का नया जन्म, हमेशा ही क्रांति बहुत जरूरी होती है उसके लिए।
कि जब तक क्रांति नहीं होगी पूंजीवाद का अंत नहीं होगा, साम्यवादी शासन की स्थापना नहीं होगी। और लास्ट में भी मार्क्स अपनी वर्ग संघर्ष की अवधारणा में यही कहते हैं कि पूंजीवाद का विरोध करके श्रमिक वर्ग स्थायी रूप से सर्वहारा वर्ग या साम्यवादी व्यवस्था का शासन स्थापित कर सकते हैं क्रांति के ही माध्यम से। और इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि जो उद्योगपति या पूंजीवादी व्यवस्था वाले राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में क्रांतियां अवश्य होंगी और शासन की व्यवस्था परिवर्तित होगी। नेक्स्ट आता है रेजनहोफर का संघर्ष सिद्धांत, कि रेजनहोफर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, कि रेजनहोफर कहता है कि मनुष्य है ना हमेशा अपने हित की सबसे पहले लालसा रखता है, कि सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन की सुरक्षा करता है, फिर अपने खुद के बाद वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, फिर वो अपने आस पड़ोस को देखता है या अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की तरफ देखता है। तो मनुष्य का जो ये स्वयं के हित की अवधारणा है ना, उस स्वयं हित की अवधारणा की वजह से ही वह दूसरे लोगों से संघर्ष करता है। कि जैसे पड़ोसियों के साथ कि सबसे मिनिमल पॉइंट पे फर्स्ट स्टेज पे वो अपने और अपने परिवार की सोचता है, अपने पड़ोसियों की नहीं। फिर वो थोड़ा वाइडर होता है, अपने आस पड़ोस को सोचता है, तो वो जैसे कि हम अपने फिर स्टेट को सोचते हैं, दूसरे स्टेट को नहीं। फिर और वाइडर एस्पेक्ट आता है, हम अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं, दूसरे कंट्री के लिए नहीं। तो वही पहलू हम अपना हित सबसे पहले सोचते हैं। अब वो अपना हित अगर हम अपने घर में है तो अपने परिवार अपने घर के बारे में सोच रहे, देश से संबंधित बात आती है तो सिर्फ अपने अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोच रहे, क्षेत्रीय स्तर की बात है तो अपने क्षेत्रीय हित, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम हरियाणा में है तो हम अपने से रेलिवेंसी सोचते हैं। तो मनुष्य की ये स्वहित की जो भावना होती है उसी स्वहित की वजह से ही संघर्षों का जन्म होता है, क्योंकि सबके हित समान नहीं होते हैं, हितों में टकराव अवश्य होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य अपने हित या अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए दूसरों के साथ मिलकर सहयोग से भी रहता है। और उस सहयोग के एग्जाम्पल में रेजनहोफर ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि अपने जो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया है कि रिलेशनशिप को या फैमिली को एस्टेब्लिश रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जब वो सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है या फिर खुद के स्वहित पर जब चोट लगती है तो मनुष्य संघर्ष का पथ या संघर्ष के रास्ते पर अग्रसर रहता है। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य के जैसे स्वहित की अवधारणा का जो हमने वर्णन किया था, उस स्वहित की अवधारणा में मनुष्य के कुछ ऐसे हित या ऐसे सेटिस्फैक्शंस या इंटरेस्ट इश्यूज भी होते हैं, जैसे इसमें सेक्स इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है कि उसके आधार पर कि अगर इसको कंट्रोल्ड ना किया जाए पॉपुलेशन वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उस इंक्रीज में या उस दबाव में ज्यादा से ज्यादा संघर्ष होंगे। जैसे पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हार्मफुल फैक्ट क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी या पोस्ट निकलती है, एक पोस्ट पे कम से कम 2, 3, 4,000 बच्चों ने अप्लाई कर रखा होता है, तो वो भी एक संघर्ष का ही एग्जाम्पल है कि हर कोई उसे अचीव करना चाहता है, अपने हित में उसे डालना चाहता है और इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष शांतिपूर्ण संघर्ष का एक उदाहरण है, एक तरीके से कि हर कोई अपनी योग्यता अनुसार प्रदर्शन करेगा जिसको जीत हासिल। नेक्स्ट आता है कि संघर्ष का सामाजिक परिणाम हमेशा दो तरीकों से होता है, एक तो व्यक्तिवाद और एक विभेदीकरण। कि व्यक्तिवाद क्या होता है, जब उसके खुद के स्वार्थ और हितों के आधार पर वो परिवर्तन या सामाजिक परिणाम निकले। और विभेदीकरण जब वो परिणाम पूरे के पूरे समूह को बांट कर रख दे, जैसे कि समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, कुछ चीजों को लेके हम मानते हैं नहीं मेरे लिए ये चीज ठीक है समाज की तो मैं उसके हित में, दूसरे के लिए वो चीज ठीक नहीं है, समाज का ऐसा रीति रिवाज, सोशल चेंज का कोई एक ऐसा पहलू जो सारे समाज को विभिन्न अलग अलग वर्गों में समूहों में विभाजित कर देता है, वो विभेदीकरण है।
तो रोजेनहॉफ की ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सारी की सारी मनुष्य के स्वहित पर निर्भर है कि मनुष्य अपने विकास के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए समाज की किन चीजों को स्वीकृति प्रदान करता है, किन चीजों को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, और जिन चीजों को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है वहां मनुष्य अपनी हित साधना के लिए संघर्ष करता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कि स्मॉल ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या कहा है कि जो संघर्ष है ना वो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके बगैर मनुष्य अपना हित नहीं कर सकता है। जैसे कि साइंस में होता है ना, एटम्स सबसे मिनिमम सबसे छोटी यूनिट होती है, एटम्स को जब कंबाइन किया जाता है तभी कोई वॉल फॉर्मेशन बनती है। इसी तरह से अगर समाज का हित, विकास, संगठन चाहिए तो मनुष्य के स्वहित की साधना सबसे अनिवार्य है, और उसकी स्वहित या उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो जब वो उग्र रूप धारण करता है, उस उग्र रूप को ही संघर्ष कहा जाता है, या वह उग्र रूप ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट स्मॉल ने कहा है कि व्यक्ति समाज रूपी प्रक्रिया की आधारभूत इकाई है, कि व्यक्ति है सबसे पहले, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज बना है, तो व्यक्ति पहली आधारभूत इकाई है। और जब वो व्यक्ति अपने से रेलिवेंट उस बाह्य पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करता है, कि एक आदमी जब अपने आस पड़ोस व्यक्तियों के साथ भी, चाहे दूसरे पर्यावरण के साथ भी, बहुत सारे काम या जरूरतें होती हैं हमारी, उन कामों के घटित होने में, कि वो काम जब वो होते हैं उसकी रेलेवेंसी में आने से, तो दो एस्पेक्ट निभरते हैं। एक तो आता है भिन्नता का और एक विभेद का। भिन्नता मतलब जिनसे वो उनसे हाँ सहमत है लेकिन वो चीजें उससे अलग है, जैसे कि आध्यात्मिक पर्यावरण से संबंधित भिन्न है व्यक्ति के विकास से लेकिन वो उसको अपना लेता है। लेकिन उन भिन्नताओं में ही कुछ विभेद के पहलू होते हैं जिनको वो स्वीकार नहीं कर पाता है, और जिन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है वो संघर्ष का कारण बनते हैं, उसके लिए समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओपनहेमर का संघर्ष सिद्धांत, कि बहुत छोटे छोटे हैं ये, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना तो ऐसे पूछा जाता है कि सोशल चेंज की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताओ, तो उसमें सारे के सारे राइटर्स तुम्हें डिस्क्राइब करके लिखने हैं। नेक्स्ट आता है ओपनहेमर का संघर्ष सिद्धांत। तो ओपनहेमर क्या थे? ओपनहेमर, जब तुम विदेश नीति पढ़ोगे ना एमए में जाके, फॉरेन पॉलिसी, उसमें तुम देखोगे ओपनहेमर फर्स्ट ऐसे थिंकर थे जिसने दूसरे देशों के साथ संघर्ष विराम के लिए अपनी अवधारणा दी थी कि संघर्षों का अंत कैसे किया जा सकता है। तो ओपनहेमर ने क्या कहा था कि समाज को एक स्वाभाविक अवस्था वाले रूप में माना है। ओपनहेमर ने क्या माना है? जो सोसाइटी है वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल है समाज का ये सब, लेकिन समाज की जब यह स्वाभाविक अवस्था जस्टिस पोजीशन में होती है, कि किसी भी तरह की निर्णायक स्थिति में होती है। निर्णायक स्थिति मतलब जब समाज के दो समुदाय समाज से अपनी मांगों की डिमांड करते हैं, तो तब समाज निर्णायक स्थिति में होता है कि वो किसकी तरफ समाज परिवर्तित होगा। तो ऐसी निर्णायक स्थिति में हमेशा से संघर्ष की स्थिति उभरती है, और संघर्ष करने वाले पक्षों में एक तीसरा पक्ष भी होता है जो समूहों पर दबाव डालने की कोशिश करता है, उन दोनों समूहों पर, कि किसकी बात को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, कि किसको दबाया जाए और किसको उबारा जाए, किसकी प्रक्रिया को समाज के द्वारा सहमति प्रदान कराई जाए। और यही जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया एक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट चीज ओपनहेमर क्या कहते हैं कि संघर्ष के आर्थिक और राजनीतिक कारकों में स्पष्ट अंतर होता है, कि समाज के जो आर्थिक कारक है उनमें जब संघर्ष होता है तो वो संघर्ष होता है व्यक्ति की आर्थिक जरूरतों या स्वहित की भावना में बाधा जब उत्पन्न होती है, तब ये आर्थिक कारकों में संघर्ष होता है। लेकिन राजनीतिक कारकों में संघर्ष है, कि राजनीतिक कारकों में संघर्ष का मतलब है एक व्यक्ति स्वहित को छोड़ के दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने की लालसा रखता है,
कि आर्थिक कारकों का संघर्ष तो है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं पूर्ति नहीं हो रही, पूंजीपति लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हम उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, हम किसी को दबा नहीं रहे हैं। लेकिन राजनीतिक कारकों में संघर्ष का मतलब है हम किसी दूसरे को अपने नियंत्रण में, अपने अधीन रखने की लालसा रख रहे हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके आर्थिक लक्ष्यों को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमने उनसे आजादी के लिए जो संघर्ष किया वो हमारा आर्थिक कारकों का संघर्ष भी था। और आर्थिक कारकों का तो कैसे था, क्योंकि हमारा वो शोषण कर रहे थे, हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही थी, यहाँ से चीजों को अपने देश में ले जा रहे थे। और राजनीतिक कारकों का संघर्ष कैसे था, हम अपनी शासन प्रणाली खुद अपने हाथों में लेना चाहते थे, उनके नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। तो आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही। हाँ, थोड़ा ही और रहता है, लेकिन तब तक क्लास का टाइम ऑफ हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहां तक कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा।